डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झांसी पहुंचे योगी सरकार के मंत्री मनोज पांडे का सपा पर हमला। मनोज पांडे ने सपा छोड़ बीजेपी में जाने के फैसले का किया बचाव। अपने फैसले को विभीषण के रावण को छोड़कर राम की शरण में जाने से जोड़ा। कहा, पहले प्रदेश में अपराध और भय का माहौल था, लेकिन योगी राज में बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। महोबा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 40 लाख की मशीन बनी सफेद हाथी। 6 महीने से जिला अस्पताल में धूल फांक रही कोबास मशीन। थायराइड जांच के लिए आई अत्याधुनिक मशीन का नहीं हुआ इंस्टॉलेशन। मरीजों को हो रही परेशानी। लखनऊ के हजरतगंज में स्थित 90 वर्ष पुराने सहायता प्राप्त विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल को बंद कराने का विरोध। छात्राएं, उनके अभिभावक और शिक्षक धरने पर बैठे। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विद्यालय को बचाने की लगाई गुहार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। झांसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। एमएलसी रमा आरपी निरंजन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने सपा छोड़कर भाजपा में आने के फैसले को विभीषण के राम की शरण में जाने से जोड़ते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा का बचाव किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। झांसी में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सपा छोड़कर भाजपा में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विभीषण ने रावण को सत्य का मार्ग अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई, उसी प्रकार उन्होंने भी सपा की नीतियों से असहमति जताते हुए भाजपा का दामन थामा। मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं और सत्ता से बाहर रहने की स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले नौकरी और भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, जबकि वर्तमान सरकार में चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनाई गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मंत्री ने दावा किया कि पहले प्रदेश में अपराध और भय का माहौल था, जिसके चलते बड़ी संख्या में उद्योग प्रदेश छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश विकास और निवेश के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और दूसरे राज्य भी इसकी कार्यशैली का अनुसरण कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। कभी कभी लगातार पराजय, लगातार विफलता कहीं न कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। ये तो उस समय विचार करना चाहिए था 12 से 17 में, जब लोग अपने को वही चीज़ लिखते थे। अब सवाल ये है कि तब आप जब सत्ता में रहते हैं तब आपको कोई नहीं दिखाई देता, आपको अपना परिवार दिखाई देता है, अपना घर दिखाई देता है। जब लोकतंत्र में आपके कार्यों का आकलन करके सत्ता से आप बाहर कर दिए जाते हैं, तब आप सबकी बात करते हैं। काश जब आप सत्ता में थे और जो बातें आज कर रहे हैं आप, ये बात उस समय किए होते तो शायद ये परिणाम नहीं होता। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सिद्धार्थनगर जिले के निर्माणाधीन खेसराहा रेलवे स्टेशन का सांसद जगदम्बिका पाल ने रेलवे के आला अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल के दौरान गतिमान तमाम योजनाओं की प्रगति को लेकर सरकार के प्रतिनिधि लगातार सजग हैं। निरीक्षण के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने न सिर्फ काम की रफ्तार देखी, बल्कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों से तीखे सवाल भी किए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर काम को पूरा किया जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को इस नई रेल लाइन की सौगात जल्द से जल्द मिल सके। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विकास कार्यों की समीक्षा तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज सिद्धार्थनगर जिले में वर्षों पुरानी और बेहद महत्वपूर्ण खलीलाबाद बहराइच रेल लाइन परियोजना की प्रगति को परखने खुद सांसद धरातल पर पहुंचे। जैसे सिद्धार्थनगर गोरखपुर बलरामपुर बड़ी लाइन बहुत पहले
कभी जब रेल मंत्री नीतीश जी थे और उस समय की सरकारें थी, शिलान्यास हुआ था लेकिन कभी पूर्ण नहीं हुआ। जब सरकार आई आज नरेंद्र मोदी जी की, न केवल वहां बड़ी लाइन बनी बल्कि 240 किलोमीटर खलीलाबाद, मेहदावल, बघौली, खेसरहा, बक्सा, बांसी, डुमरियागंज, उतरौला, बलरामपुर, इकौना, गिलौला, बहराइच, श्रावस्ती 240 किलोमीटर का इस आजादी के बाद उत्तर भारत का पहली परियोजना, जिसका आज निरीक्षण हम इसलिए करने आए कि सौभाग्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूरे हो रहे हैं और 12 साल पे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने आह्वान किया है कि हम केंद्र सरकार की द्वारा जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उसका हम निरीक्षण करें, उसकी प्रगति देखें। अगली खबर, सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा, जीएन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन सहित तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों द्वारा अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर आवेदन दिए गए। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा, जीएन ने कहा कि जो भी मामले आज यहां आए थे उनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी बचे मामलों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज शासन के निर्देश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर तहसील डुमरियागंज में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनसुनवाई की गई, जिसमें मैक्सिमम जितने राज्य संबंधित प्रकरण उसमें संयुक्त टीम गठित करके हम लोग नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई। अगली खबर, कौशाम्बी जिले के मंझनपुर स्थित हॉस्पिटल एक बार फिर सुर्खियों में है। इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने अस्पताल में छापेमारी कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित की शिकायत पर बनी टीम जब अस्पताल पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। आरोप है कि जांच टीम को देखते ही डॉक्टर और कई कर्मचारी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। जांच अधिकारियों ने अस्पताल के विभिन्न अभिलेखों और दस्तावेजों की गहन पड़ताल की और बता दें कि कुछ समय पहले इलाज के दौरान शालू सिंह की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए किडनी निकाले जाने की आशंका जताई थी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। परिजनों का आरोप है कि अब तक स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों ने कथित तौर पर अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर को बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी। हालांकि डीएम के हस्तक्षेप के बाद गठित जांच कमेटी ने एक बार फिर मामले की फाइल खोल दी है। हॉस्पिटल संचालित है, जिसकी शिकायत मैंने कई महीनों से करता आया हूं, लेकिन आज डीएम साहब के आदेश पर एक कमेटी, आकाश सिंह जिसमें अध्यक्ष थे, उनके द्वारा जांच की गई। उनको ये दिखाया भी गया कि यहाँ जितना पैरामेडिकल स्टाफ है कोई उपस्थित नहीं है, ना कोई एमबीबीएस उपस्थित है। इनकी लड़की जो डॉक्टर सोनम सिंह एमबीबीएस हैं, यहाँ फुल टाइम दिखा रखी हैं अपने आप को, जो कि चित्रकूट तरौहा में पोस्टेड हैं। तो उसका भी एविडेंस है मेरे पास, ये आप लोग दिखा सकते हैं। इसमें शिकायत आई हुई थी, उसी शिकायत की जांच में हम लोग आए थे, अभिषेक सिंह भी आए थे, एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जांच हुई है। अब जो पंजीकरण में लगा हुआ डॉक्टर है और पैरामेडिकल है, उसकी जांच की गई है। वो लोग सर कितने लोग मिले आपको मौजूद हालात में? मौजूद में एक डॉक्टर सोनम सिंह मिली हैं, फार्मेसी में 2 फार्मासिस्ट थे, एक स्टाफ नर्स। रजिस्ट्रेशन है जो मिले थे फार्मासिस्ट? नहीं, अब इनके द्वारा तो है कि नहीं है, उनके कागज मंगाए गए हैं उस पर। अगली खबर, बस्ती जनपद में पौधों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हर वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है। पौधों की सुरक्षा के लिए खरीदे गए ट्री गार्ड आज स्वयं संरक्षण के अभाव में खुले आसमान के नीचे कूड़े के ढेर में पड़े पड़े जंग खा रहे हैं। रामनगर रेंज के अंतर्गत नारायणपुर गांव के पास सड़क किनारे वन विभाग के एक कर्मचारी के आवास के बंगले बगल में हजारों की संख्या में ट्री गार्ड पड़े हुए मिले। इन ट्री गार्डों पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इनका उपयोग पौधों की सुरक्षा में नहीं हो सका। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले से रखे गए ट्री गार्ड बारिश, धूप और मिट्टी के कारण क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि उनका पुनः उपयोग कराने के बजाय नए ट्री गार्ड खरीद लिए गए और उन्हें भी उसी स्थान पर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया।
इससे सरकारी धन की बर्बादी के साथ साथ वृक्षारोपण अभियान की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वन विभाग द्वारा हर वर्ष वृक्षारोपण, ट्री गार्ड और पौधा संरक्षण के लिए भारी बजट आवंटित किया जाता है। एक ट्री गार्ड की अनुमानित कीमत 800 से 1200 रुपए तक होती है। ऐसे में यदि हजारों ट्री गार्ड अनुपयोगी पड़े हैं तो ये करोड़ों नहीं तो कई लाख रुपए के सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर संकेत करता है। गौरतलब है कि वन विभाग हर वर्ष बड़े स्तर पर पौधारोपण और उनकी सुरक्षा के दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये ट्री गार्ड पौधों तक पहुंचने के बजाय खुले में जंग खाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि इनकी खरीद, भंडारण और उपयोग का कभी भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया या नहीं। यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो पौधा संरक्षण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी का ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की है। जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपके द्वारा हमें ये संज्ञानित कराया जा रहा है। इसकी मैं गहन जांच कराऊंगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ये कुछ जयशंकर प्रसाद जी के घर पे कुछ ट्री गार्ड रखे गए हैं, क्या कुछ नियम में है या नियम विरुद्ध तरीके? देखिए मेरी बात सुनिए, मार्च में हम लोग द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से आयरन गार्ड खरीद किया गया था, जिसको हम लोग जुलाई के माह में पौधारोपण करेंगे। वो जो हमारा स्थल होता है जहाँ पे हम लोग पौधारोपण कराते हैं उसके आसपास कहीं हम लोग उसको रखवा देते हैं। जब पौधारोपण का समय आता है तो उसको उठा के हम लोग पौधारोपण करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम डिडोरी में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने ग्राम में बनी मस्जिद के अवैध रूप से बने वजू खाने को मलबे में तब्दील कर दिया। मस्जिद प्रबंधकों पर आरोप था कि उनके द्वारा सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा करके इस वजू खाने को निर्माण कराया गया था, जिसकी शिकायत मुरादाबाद जिलाधिकारी को मिली थी। शिकायत में ये बताया गया था कि डिडोरी गांव में जमीन राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। इस कीमती सरकारी भूमि के आंशिक भाग करीब 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर पक्का निर्माण कर मस्जिद का वजू खाना बना लिया गया था, जिसकी पैमाइश करने के लिए राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ही अवैध पक्के निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। साथ ही ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के बाद राजस्व विभाग ने मौके पर ही कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी जारी की। वहीं एसडीएम सदर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में गांव डिडौली में तालाब की भूमि पर एक बनी मस्जिद को कल हटाया गया है, वहां से कब्जा मुक्त कराया गया है और ये अभियान निरंतर हमारे जिलाधिकारी महोदय की नेतृत्व में इस जिले में चलता रहेगा। जिस भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी प्रकार का होगा तो उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और वो अवैध कब्जे हमारे नियमानुसार हटाए जाएंगे। खबर महोबा जिले से है, जहां पर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीजों को बेहतर और त्वरित जांच सुविधा देने के लिए शासन द्वारा भेजी गई करीब 40 लाख रुपए कीमत की अत्याधुनिक कोबास मशीन पिछले कई महीनों से इंस्टॉलेशन का इंतजार कर रही है। नतीजा ये है कि मरीजों को आज भी थायराइड जांच के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। देश और प्रदेश की सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन महोबा जिला अस्पताल में जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता सरकारी दावों की पोल खोल रही है। अस्पताल की आधुनिक लैब में रखी 40 लाख रुपए की कोबास मशीन 6 महीने बाद भी शुरू होने से रही। बीते दिसंबर माह में जिला अस्पताल की नवनिर्मित आधुनिक लैब का उद्घाटन किया गया था। लैब में कई नई मशीनें स्थापित की गईं, जिनमें थायराइड और विटामिन जांच से जुड़ी मशीनें भी शामिल थी, लेकिन सबसे आधुनिक और महंगी कोबास मशीन आज तक चालू नहीं हो सकी है। सवाल यह है कि जब मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो आखिर ऐसी महत्वपूर्ण मशीन महीनों तक बंद क्यों पड़ी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों के वादे कब हकीकत में बदलते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर सभी मशीनें चल रही हैं। 2-3 मशीनें हैं जो नहीं चल पा रही हैं क्योंकि उनका इंस्टॉलेशन कंपनी के द्वारा नहीं हो पाया है। बाकी सभी मशीनें चल रही हैं और हमारे यहाँ कम से कम 90 प्रकार की जांचें हो रही हैं
और अब जैसे ही वो इंस्टॉल होती हैं, रिजेंट वगैरह सब मंगा लिया है, तो पूरी जांचें हम लोग शुरू करवा देंगे। थायराइड की जो मशीन है वो भी इंस्टॉल नहीं हुई है, जैसे इंस्टॉल होती है वैसे उसको भी चालू। जिस पैथोलॉजी लैब का मैंने उद्घाटन किया था उसमें एक छोटी मशीन थी जो कि चालू है। मेरी सीएमएस से बात हुई थी तो उसने बताया कि वो आपकी मशीन चालू है। एक नई मशीन अप्रैल में आई है, वो अभी इंस्टॉल नहीं हो पाई है। तो उसके बारे में अभी मैंने कुछ दिनों पहले सीएमएस से बात की थी कि जब अप्रैल में वो आ गई थी, 1-2 माह हो गए तो इंस्टॉल क्यों नहीं आ पाई। तो जिस कंपनी ने वो मशीनें यहाँ पे सप्लाई की है उनकी तरफ से थोड़ी ढील पड़ गई है, लेकिन उन्होंने कहा इस हफ्ते में वो लोग आके इसको इंस्टॉल कर देंगे और वो चालू हो जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां लखनऊ के हजरतगंज इलाके के नरीज में स्थित 90 वर्ष पुराने सहायता प्राप्त विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल पर कब्जे को लेकर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। 4 जून को ग्रीष्मावकाश के दौरान पुलिस की मौजूदगी में एसडीएम के एक आदेश पर स्कूल को खाली करा लिया गया। आरोप है कि स्कूल का अभिलेख, फर्नीचर, पंखे, कंप्यूटर समेत सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। इसके विरोध में प्रबंधिका के नेतृत्व में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी और अभिभावकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके समर्थन में सपा के मध्य विधायक रविदास मल्होत्रा भी धरने में शामिल हुए। सभी ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए विद्यालय को कब्जे से मुक्त कराने की मांग की। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की भी मांग उठाई गई। ये तो न्याय करने से पहले जो सरकार जो मिली हुई है, हमारे पुलिस वाले और हमारे अधिकारी वगैरह, जिन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। 23 में एक पार्टी आती है, मुकदमा दायर करती है कि मेरा स्कूल है। 23 के पहले कोई नहीं आया। उसके बाद में 23 में, 24 में, 25 में एक आदेश हुआ कि 30 दिन में स्कूल खाली किया जाए। इस नारे की आज पोल खुल गई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर जो बेटियां पढ़ती हैं उनके स्कूल को बलपूर्वक बंद करने का काम हुआ है। ये बहुत पुराना स्कूल, 90 साल पुराना स्कूल है और इसमें 85 ईयर तक किसी दावा नहीं किया कि हमारा स्कूल है। अब यहाँ पर कोई आदमी कह रहा करके स्कूल के मालिक है, फर्जी कागज बना करके और एडीएम से फर्जी आदेश करने का काम हुआ है। हम लोग ये मांग कर रहे हैं किसी पूर्व न्यायाधीश से इस पूरे जो आदेश हुआ है इसकी। अगली खबर, झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में हुए चर्चित गौरीशंकर कुशवाहा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात के महज 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि दोनों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चापड़ बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी चिंगारा के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। गौरतलब है कि 6 जून की रात पाल कॉलोनी में पुराने विवाद को लेकर गौरीशंकर कुशवाहा और उनके चाचा मुरारी लाल पर धारदार हथियारों से हमला किया गया था। गंभीर रूप से घायल गौरीशंकर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चापड़ बरामद किया है। दिनांक 5-6 जून की रात्रि में थाना सीपरी बाजार क्षेत्र के अंतर्गत शिवानी होटल के पास एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें उपचार हेतु जो 2 घायल थे उनको भेजा गया था, जिसमें उपचार के दौरान एक घायल की मृत्यु हो गई थी तथा एक वर्तमान में अभी उपचाराधीन है। उसी प्रकरण में तत्समय मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में तभी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना सीपरी बाजार पुलिस की कई टीमें तत्पर थी। आज मुखबिर की सूचना पर सिमरधा से पाल कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा। इसमें चिराग नाम के अभियुक्त को पैर में गोली लगी है तथा रघु उर्फ सौरभ नाम के व्यक्ति को भी मौके से गिरफ्तार किया। अगली खबर, झांसी पुलिस ने 40 लाख रुपए की बैंक धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए पश्चिम बंगाल के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक फॉर्म और हस्ताक्षरों की नकल कर खातों से रकम ट्रांसफर करता था।
नवाबाबाद थाना पुलिस ने 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पश्चिम बंगाल निवासी समीर सामंत को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी पीपीएस फॉर्म और हस्ताक्षरों के जरिए अजय कुमार के खाते से 40 लाख रुपए पंजाब एंड सिंध बैंक के खाते में ट्रांसफर करा लिए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकदी, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, बैंक चेक और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह विभिन्न बैंकों से फॉर्म हासिल कर हस्ताक्षरों की नकल करके धोखाधड़ी करता था। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। दिनांक 4 जून को थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक बैंक से 40 लाख रुपए के फ्रॉड होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी और इसी के दौरान आज थाना नवाबाद पुलिस को घटना के खुलासे में सफलता प्राप्त हुई है और इसके जो अभियुक्त है, इस अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। समीर सामंत निवासी जिला हुगली पश्चिम बंगाल का ये व्यक्ति रहने वाला है, जिसने ये घटना कारित की थी। इस व्यक्ति के द्वारा 31 मई को ये व्यक्ति जनपद झांसी में आया था और तभी से ये यहाँ विभिन्न बैंकों की रेकी करने के बाद इसने ये ग्वालियर रोड स्थित इस बैंक से एक व्यक्ति है अजय गुप्ता, जिन्होंने अपने गार्ड के माध्यम से 40 लाख रुपए आरटीजीएस करने के लिए भिजवाए थे। उसी समय इसने नजर बचाते हुए उस फॉर्म को चुपके से बदल दिया और उस पर फर्जी हस्ताक्षर करते हुए और अपना खाता संख्या उसमें डालते हुए इसने इस घटना को अंजाम दिया। अगली खबर शाहजहांपुर के थाना खुटार क्षेत्र के ग्राम कोलूगाड़ा में पारिवारिक विवाद के चलते सास, बहू और बेटे द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार तीनों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जनपद शाहजहांपुर थाना खुटार के क्षेत्र में गांव कोलूगदा, यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि दोपहर में लड़का सनी, उसकी पत्नी शिवानी और उनकी जो माँ है सरस्वती, इन तीनों ने जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया था, जिसकी वजह से उनको पीलीभीत के हॉस्पिटल में उपचार हेतु शिफ्ट किया गया था। मौके पर आकर यह पता चला कि पारिवारिक विवाद की वजह से यह कृत्य किया गया है। तीनों की हालत अभी खतरे से बाहर है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।